नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग इन सह्याद्री ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल पुणे। पिछले वीडियो में हमने देखा क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस और कहाँ पाया जाता है एंडोमेट्रियोसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एंडोमेट्रियोसिस में होने वाला पेन है उसके कारण क्या है और उसमें इनफर्टिलिटी क्यों पाई जाती है। वैसे अगर हम नॉर्मल महिलाओं में भी देखेंगे तो पीरियड्स में पेन की समस्या सभी महिलाओं में रहती है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस की महिलाओं में वो समस्या क्यों ज़्यादा रहती है। इसका कारण है पीरियड्स में हमारे शरीर में, हमारे पेट में रिलीज होने वाले इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो पेन कॉज करने के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस अगर हम कंपेयर करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के महिलाओं में तो उनका प्रमाण इसमें कई ज़्यादा रहता है और उसकी वजह से उनमें ये पेन भी कई ज़्यादा प्रमाण में रहता है। अब हम देखेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में इनफर्टिलिटी क्यों होती है। प्रेगनेंसी रहने के लिए हमारा गर्भाशय, हमारे फैलोपियन ट्यूब्स और हमारे अंडाशय, इनकी जो रचना है जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं वो नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी होता है। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत बार जो एंडोमेट्रियोमास रहते हैं, चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरीज दिखते हैं, उसकी वजह से वो यूजुअली गर्भाशय के पिछली दीवार को यानी कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस को चिपके हुए पाए जाते हैं और उससे यह होता है कि जो नॉर्मल एनाटॉमी है, नॉर्मल रचना है, वो बिगड़ जाती है और ओव्यूलेशन होके भी हमारी फैलोपियन ट्यूब्स जो ओव्यूलेटेड एग है वो ओवरी से पिकअप करके फैलोपियन ट्यूब्स में या फिर गर्भाशय में रख नहीं पाती है और प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें आती है। हमारा दूसरा रीज़न है इनफर्टिलिटी का एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में रिलीज होने वाले, कई ज़्यादा प्रमाण में रिलीज होने वाले इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, जिनकी वजह से हमारा नॉर्मल यूट्राइन यानी गर्भाशय का, फैलोपियन ट्यूब और एंडोमेट्रियम का फंक्शन बिगड़ जाता है और जो एम्ब्रियो बनता है वो इम्प्लांटेशन होने में दिक्कत आती है। हमने देख लिया कि मैकेनिज्म पेन कॉज करने के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए क्या है। अब हम देखेंगे आपके डॉक्टर आप में एंडोमेट्रियोसिस कब सस्पेक्ट करेंगे और वो उसका निदान कैसे करेंगे। बहुत बार आपके डॉक्टर आपके क्लिनिकल हिस्ट्री से ही आपका डायग्नोसिस, आपका निदान करते हैं और आपको एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना व्यक्त करते हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे TVS करने की। इसका मतलब है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड यानी कि योनि मार्ग से होने वाला सोनोग्राफी। इससे हमें ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस का पता चलता है। हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है वो ब्लड टेस्ट है, वो है CA-125। आपके डॉक्टर आपका एंडोमेट्रियोसिस कंफर्म करने के लिए आपको ये इन्वेस्टिगेशन करने की भी सलाह देंगे। हमारा तीसरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो रहेगा MRI। MRI हमें मदद करेगा एंडोमेट्रियोसिस को अदर ट्यूमर्स ऑफ ओवरी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए और एंडोमेट्रियोसिस का निदान करने के लिए। हमारा डेफिनेटिव यानी कि फाइनल, अंतिम जो इन्वेस्टिगेशन है एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस करने का वो होता है लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से की जाने वाली जांच, जिसमें हमें पता चलता है हमारा एंडोमेट्रियोसिस कंफर्म है, उसका ग्रेड क्या है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऐसे ग्रेड होते हैं जिनमें हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार की ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है और कैसे हमें आगे जाना है। आपका एंडोमेट्रियोसिस अगर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट इजी हो जाता है। इसलिए अगर आपको कोई भी शंका है तो आप जल्दी से आपके डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। और अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कोई भी क्वेरीज है तो हमें नीचे दिए गए हुए ईमेल पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।